नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रखर युवा पर। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय से वर्णमाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वर्णमाला शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा भाषा के विषय में जान लेते हैं। मेन तो हिंदी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो भाषा क्या है? जब पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लिया और एक दूसरे से जब उनका आमना सामना हुआ तो वो कुछ संकेत किए, कुछ आवाजें निकाली, कुछ संकेत किए, अपने भावनाओं को व्यक्त किया, अपने विचारों को व्यक्त किया। तो वो सब जो चीजें माध्यम बनी उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी हुई भाषा के विषय में। आइए हम लोग समझते हैं भाषा है क्या। चलिए शुरू करते हैं। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को सामान्यतः भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? तो मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को सामान्यतः भाषा कहा गया है, जिसमें सार्थकता हो, निरर्थक चीजें नहीं। जैसे राम केला खा रहा है, ये एक वाक्य है हिंदी भाषा में। और जैसे केला खा रहा है, राम जाएगा, राम ने मारा धनुष से तीर को, ये सब सार्थकता इसमें कहीं आपको नजर आ रही है? नहीं। तो जो सार्थक चीजें हो, ऐसी मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी, यानी कि ऐसा जो व्यक्त किया जा रहा है, इंसान जो बोल रहा है, उसमें सार्थकता होनी चाहिए, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? तो मनुष्य अभिव्यक्ति के लिए जो वाचिक माध्यम अपनाता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि जो हम अभिव्यक्त करते हैं, यानी किसी के साथ जब हम लोग बातचीत करते हैं तो जो अपनी विचारें होती हैं उसे हम अभिव्यक्त जब करते हैं, तो उस जो माध्यम बनता है जो एक दूसरे के बीच में, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के विषय में थोड़ी सी जानकारी, सामान्य जानकारी आप लोगों को मिल गई। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत शब्द के भाष्य धातु से हुआ है। किससे हुआ है? भाष्य धातु से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। यानी हम जो बोल रहे हैं उसे हम व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाष्य कहते हैं। तो भाषा कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के भाष्य धातु से लिया गया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं। पहली जानकारी, पहला टॉपिक, भाषा का वाचिक रूप ही प्रमुख है। क्या है? भाषा का वाचिक रूप ही प्रमुख है। इसके कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है मित्रों कि जो हम बोल रहे हैं यही वाचिक है। जो हम आपको बोल कर बता रहे हैं यही क्या है? वाचिक रूप है। तो यही प्रमुख रूप है भाषा का। भाषा का यही प्रमुख रूप है। उसका जो लिखित रूप है, लिखित रूप यानी जो ये हम लिखे हुए हैं इसको क्या कहेंगे? लिखित रूप। ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जो लिखा गया है इसे हम लिखित रूप कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको सुरक्षित रखने का माध्यम ही लिखित रूप है। दूसरा प्रमुख अंग, भाषा के कुछ अंग है। क्या क्या है? वर्ड है, शब्द है और वाक्य है। जो हमारी भाषा है, चाहे वो कोई सी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, या संस्कृत की हो, या हिंदी की हो, उसके कुछ अंग होते हैं, जैसे वर्ड, शब्द और वाक्य। इन सब से मिलकर ही भाषा बनता है। तीसरा पॉइंट, इनकी शुद्धता का ज्ञान करना ही व्याकरण का उद्देश्य है। यानी किनकी शुद्धता का? वर्ड की शुद्धता का, शब्द की शुद्धता का और वाक्य की शुद्धता का जो ज्ञान है, मतलब किस नियम से वाक्य बनेंगे, किस नियम से शब्द बनेंगे, वर्ड क्या है, इनका क्रम क्या है, ये सब जितनी भी चीजें हैं उसका शुद्धिकरण यानी कि उसको जानना परखना किसमें आता है? व्याकरण में। इसका व्याकरण का उद्देश्य है। चौथा पॉइंट, प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति और आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। कहना क्या चाहता है ये? यानी कोई सी भी भाषा हो, चाहे वो
कोई सी भी भाषा उनकी अपनी प्रकृति होती है और अपने अवगुण और गुण होते हैं, यानी कि उसमें कुछ नियम होते हैं। हिंदी भाषा को लिखने के लिए पढ़ने के लिए कुछ नियम है, इंग्लिश भाषा को लिखने के लिए पढ़ने के लिए कुछ नियम है, उर्दू भाषा को जानने समझने के लिए कुछ उनकी प्रकृति मतलब उनकी एक अपनी पहचान है। हर भाषा की अपनी पहचान है। कुल मिलाकर यही कहना चाहता है ये। अगला पॉइंट, भाषा परंपरागत और अर्जित दोनों होती है। क्या कहने का मतलब है? परंपरागत मतलब जो हम जन्म से सुनते हैं बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत, यानी हमें उसे सीखना नहीं पड़ता है, हम अपने आप अपने वातावरण में अपने माहौल में रहकर उस चीज को समझ लेते हैं और बोलना चालू कर देते हैं। अर्जित का क्या कहने का तात्पर्य है? अर्जित का मतलब जो हम जिस भाषा को हम लोग सीखते हैं, यानी इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, अर्जित करते हैं। ये हमारे प्रवेश में इंग्लिश नहीं बोली जाती, इसलिए हम उसे क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, सीखते हैं। उर्दू सीखते हैं, संस्कृत भी हम आजकल सीखते ही हैं। तो ये क्या हुआ? ये सब भाषाएं जो हम सीखते हैं उसे हम अर्जित करते हैं। इस तरह की भाषा होती है। और एक परंपरागत मतलब जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है उसे हम परंपरागत भाषा कहते हैं। अब अगला पॉइंट है भाषा के भेद। भाषा के भेद जैसा कि हमने ऊपर आप लोग को बताया ही है। एक कथित और लिखित दो प्रकार के भेद होते हैं इसके। एक ही भाषा जैसे हिंदी है, उसको हम बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, जैसे ये हिंदी का जो है कथित भेद है, और जो हम ये लिखे हुए हैं ये हिंदी भाषा का लिखित भेद है। इतना हो गया। अब लास्ट पॉइंट, भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 15 भाषाएं ऐसी हैं जो भारत में बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, समझी जाती हैं। इनका विकास हुआ हो रखा है 15 भाषाओं का। ठीक है। हाँ, एक बात और, भाषा क्या है? भाषा जो हम अपनी भावनाओं को, विचारों को और भाव को व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। बिल्कुल ही साधारण वाक्य में। इतनी जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने भाषा के विषय में मामूली जानकारी, एक सामान्य सी जानकारी ली है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ड के विषय में बात करते हैं। भाषा में हम लोगों ने आपको बताया, हमने बताया या हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें शब्द आया वर्ड। तो वर्ड के विषय हम लोग जान लेते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड का ज्ञान। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है, यानी जो प्रारंभिक बेस होता है, उसको वो क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ड शब्द का प्रयोग होता है, यानी सामान्यतः हम ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ड कह देते हैं। पर ध्वनि में और वर्ड में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसको हम लोग जानेंगे। अब ध्वनि क्या होती है? ध्वनि शब्द आया है, ध्वनि के विषय हम लोग जान लेते हैं। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि शब्द सामान्यतः भाषा के उच्चरित रूप को बोध जो कराता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि करते हैं। यानी कि ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है। वह लिखित रूप के लिए लिपि का प्रयोग होता है, यानी जो हम लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बोले क, तो जो बोल रहे हैं क, ये क्या है? ध्वनि है। पर इसको हम लिख देंगे ऐसे क, ख, ग, ऐसे जब लिख देते हैं हम लोग तो इसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और इस संकेत को क्या कहते हैं? इसी संकेत को हम लोग लिपि कहते हैं। यानी लिपि में इसी संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो वही कह रहा है कि लिखित रूप के लिए लिपि का प्रयोग होता है। यानी जो हम लिख देते हैं, ये जो लिखा गया है इसको हम लिपि कहते हैं। जैसे ये जो है हिंदी की लिपि है, अब ए हुआ, बी हुआ, ये क्या है? इंग्लिश की लिपि हुई। ऐसे ही संस्कृत की अपनी है, उर्दू की अपनी है। ठीक है। तो क्या शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ड शब्द सामान्यतः प्रयोग में आ जाता है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है, जो बोला जाता है उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। उसके लिखित रूप को हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड शब्द सामान्यतः ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों के लिए हो जाता है। जब पढ़ाया जाता है किसी चीज को, हिंदी को जब पढ़ाया जाता है
तो हम जो बोलते हैं क, तो इसे भी वर्ड बोल देते हैं, और जब हम लिख देते हैं क, इसे भी हम लोग वर्ड बोल देते हैं। सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया, ध्वनि और वर्ण में अंतर समझ लिया। ध्वनि किसे कहते हैं? जो बोला जाता है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं। जैसे जो हम उच्चारित कर रहे हैं क, उच्चारित भाषा की उच्चारित बोध को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जबकि लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिपि। लिपि एक शब्द आया है, लिपि शब्द आया तो दिमाग में आएगा लिपि क्या होता है, ठीक है। ध्वनि और वर्ण तो हम समझ गए, पर लिपि क्या होता है? तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित चिन्ह दिए गए। क्या दिए गए? चिन्ह दिए गए, उसकी व्यवस्था की गई, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं। यानी कि जो हम जिस भी भाषा में सामान्यतः जो ध्वनियां बोली जाती हैं, उससे जो हम लिखते हैं, उस संकेतों को, उस चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जैसे क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, ये सब क्या है? ये वर्ड तो हैं, पर जो ये संकेत हैं, इन्हें ही लिखने के लिए जो व्यवस्था की गई है, इन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। नोट, नोट में क्या किया जाता है? जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी ही लिपि में लिखी जाती है और कही जाती है। सामान्यतः हम लोग ध्वनि को कह सकते हैं कि ध्वनि वागेंद्रिय द्वारा, वागेंद्रिय यानी क्या? जो हम ये श्वसन श्वास ले रहे हैं, इसके श्वास निकलने से लेकर और मुखामुख के अंदर जो भी तंत्रिकाएं हैं उससे स्पर्श करती हुई जो भी ध्वनियां निकलती हैं और हमारे कानों तक सुनाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसको सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? परिभाषा में व्यक्त किया जा सकता है कि ध्वनि वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त वह रूप है जो हमारी कर्मेंद्रियों को स्पर्श करती है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसी तरह हम वर्ड की परिभाषा दे सकते हैं। वर्ड की परिभाषा क्या दे सकते हैं दोस्तों? कि ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा कि ध्वनियों के लिखित रूप को हम लोग वर्ड कहते हैं। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई, ध्वनि समझ में आ गया। भाषा के सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, जो उच्चरित होता है यानी जो व्यक्त करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, यानी जो लिख दिया जाता है। जो बोल रहे हैं क, उसे ध्वनि कहते हैं, जो लिख दिया उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतनी सामान्य जानकारी हम लोग पा चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। अभी तक हमने भाषा के विषय में जाना, वर्ण, ध्वनि और लिपि के बारे में जाना। अब आइए हम लोग चलते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या है? देखिए वर्णमाला क्या है। वर्णों के क्रमबद्ध, क्या? वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूहों को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। यानी जो वर्ण हैं उनको हम क्रमबद्ध रखें और व्यवस्थित रखें, और रखने के बाद जो भी एक समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, माला का अर्थ होता है जो नेताजी लोग को पहनाया जाता है माला, उसे हम लोग माला कहते हैं, वर्णमाला। यानी कि देखिए मान लीजिए ये फूल है, गेंदा का फूल है, एक फूल क्या क्या हम लोग ने जाना अभी तक वर्णमाला के विषय में? वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित का तात्पर्य हम लोग समझ लेते हैं। वर्णमाला जान ही रहे हैं, वर्ण जान ही रहे हैं, और माला का मतलब होता है जो नेताजी लोग को पहना जाता है वो माला। यानी कि हम ऐसे समझे इस चीज को, एक उदाहरण आप लोग को देते हैं, उस हिसाब से हम लोग वर्णमाला के विषय में समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए गेंदा का फूल है, एक फूल यहाँ लगा दिए एक धागे में, ये धागा है, एक फूल यहाँ लगा दिए, 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 तो इसे माला तो नहीं कहा जा सकता। माला कैसा होता है? माला में फूल क्रमशः एक दूसरे के बगल में जब लगे होंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? माला कहते हैं। और वो सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है ना। यानी कि इसमें क्रमबद्धता है, एक फूल के बाद दूसरा फूल, तीसरा फूल, चौथा फूल, क्रमबद्धता है और व्यवस्थित भी है। व्यवस्थित का मतलब क्या है कि एक गोले के आकार में है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आकार दे दिया गया है। तो इसी चीज को हम लोग वर्णमाला
के अभिप्राय में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो वर्णमाला के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वर्णमाला की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो वर्णमाला है, जो वर्ण है वो क्या होता है? सरल होता है। वर्ण क्या होता है? सरल होता है। निर्वयव होता है। और क्या होता है? अविभाज्य होता है। अविभाज्य, सरल समझ ही रहे हैं, निर्वयव समझ ही रहे हैं, अविभाज्य भी आप लोग ज्ञान है। अविभाज्य का मतलब क्या होता है? यानी जो भी वर्ण है, जैसे क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, कामा दे दीजिए, ये क्या है? सब अविभाजित, इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे अ हुआ, आ हुआ, इनको खंडित नहीं किया जा सकता है। यही सब वर्ण है, यही इसके कहने का तात्पर्य है। देवनागरी लिपि में वर्णमाला कितने होते हैं? तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, देखिए और विशेष जानकारी आप लोग के लिए, वर्णमाला के जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि जी को माना जाता है। वर्णमाला के जनक किसे माना जाता है? पाणिनि जी को माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके पहले वर्ण नहीं थे, वर्ण इनके पहले भी थे, पर वो क्रमबद्धता और व्यवस्थित, ये जो दो शब्द हैं इसको ध्यान रखिए, ये चीजें नहीं थी। जैसे कि क था, ख था, ग था, आ थे, पर क्या थे? क्रमबद्ध नहीं थे और व्यवस्थित नहीं थे। क्रमबद्ध करना और व्यवस्थित करना, ये जब दोनों चीज किए, किसने किया? पाणिनि जी ने किया, इसलिए इनको वर्णमाला का जनक माना जाता है। जैसे आप यूं समझिए, जो हम कपड़ा पहने हैं, कपड़े तो पहले भी थे, पर इसमें क्या है? बटन लगाना, बाजू बनाना, कॉलर बनाना, ये सब बनाना कर जो तैयार किया गया, और जिसने भी बनाया उसको श्रेय दिया जाएगा ना। कपड़ा जिसने बनाया, कपड़ा तो है ही, इसी तरह लपेट लिया जाए, किसी भी तरह लपेट लिया जाए, पर इसको बढ़िया से बना कर और कुर्ते का रूप दिया गया, तो जो इस कुर्ते का रूप दिया उसे हम क्या कहेंगे? उससे कोई जनक माना जाएगा। तो वही स्थिति पाणिनि जी की है। वर्णमाला में वर्ण तो थे, और उसे व्यवस्थित करना और क्रमबद्ध करना है पाणिनि जी ने किया, इसलिए इनको जनक माना जाता है। अब क्या है? वर्णमाला के भेद। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। तीसरा टॉपिक, वर्णमाला कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं और व्यंजन के विषय में जान लेते हैं। स्वर क्या है? तो स्वर जो है वो एक स्वतंत्र ध्वनिया है। ऐसी ध्वनिया जो स्वतंत्र हो उसे हम लोग क्या करते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन ऐसी ध्वनिया जिसे बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यूं समझिए एक उदाहरण के तौर पे, ये स्वर है और ये व्यंजन है। ये स्वर का घर है और ये व्यंजन का घर है। इसके जितने भी सदस्य हैं स्वर के, वो घर ही रहते हैं। ठीक है, व्यंजन के जितने सदस्य रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। अब जब स्वर के घर पे कोई भी समस्या होती है तो स्वर वाले क्या करते हैं? सारे सदस्य आपस में मिलजुल कर उसको सुलझा लेते हैं। और जब व्यंजन के घर समस्या पड़ती है तो वो क्या करता है? इसके घर वाले तो यहाँ है नहीं सदस्य, तो क्या करता है? स्वर से सहायता मांगता है। क्या करता है? स्वर से सहायता मांगता है। तो यानी ऐसी ध्वनिया जो स्वरों के सहयोग से बोली जाती है उसे हम लोग क्या करते हैं? व्यंजन करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, सीमित समय में और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, तथ्यात्मक जानकारी, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप लोग को प्रश्न कराया जाएगा तो बताया जाएगा कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।